All right, so let's get started with breathing and exchange of gases, right? Advanced questions, okay? So let's begin. Now, as you can clearly see on your screens, the first question is right on your screen. But before we start off with the first question, let me give you like a demo question. Okay, this is a demo question, okay, that I've curated for all of you, and let's try and answer it. Choose the combination of conditions in a tissue that would influence the most rapid dissociation of oxyhemoglobin. ठीक है, तो आपको वो सेट ऑफ कंडीशंस चूज करनी है जिसमें सबसे जल्दी डिसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का. व्हाट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन? HbO2. ठीक है, तो वो कंडीशंस बताओ जिसमें सबसे जल्दी HbO2 का डिसोसिएशन होगा, HbO2 अलग होंगे. अभी जो ब्लॉक वाइट से रिप्रेजेंट किया है हमने, ये जो वाइट ब्लॉक है वो बेसिकली आपको शो कर रहा है द लेवल्स ऑफ टेम्परेचर. द ब्लैक ब्लॉक एक्चुअली शोज यू द लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड द ग्रे ब्लॉक एक्चुअली शोज यू द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इफ यू नो वांट टू आंसर सच क्वेश्चंस यू हैव टू राइट डाउन द कंडीशंस. ठीक है, आप दिमाग में बताओ कि देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कब होगा. ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बच्चे डिसोसिएशन कौन सी कंडीशंस में होगा. ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा जब देखो पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का दैट वुड बी वेरी लो. ठीक है, और पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का बहुत कम होगा, यानी जो टिश्यूज में यूजुअली होता है टिश्यूज की साइड पे. ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा होगा तो जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी. हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है यानी बहुत, अगर हाइड्रोजन आयन है तो pH बेसिकली लो होगा. ठीक है, pH काफ़ी लो होगा, और pH काफ़ी लो होगा और टेम्परेचर भी काफ़ी अगर हाई होगा, अगर टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होगा, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर लीड टू द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. राइट, तो हमें क्या करना है बेसिकली, टेम्परेचर जो होगा टेम्परेचर हाई होना चाहिए. सो टेम्परेचर वाइट से नोट किया, टेम्परेचर हाई है, यहाँ तो लो है, यहाँ तो लो है, यहाँ पे भी. ठीक है, ओके, सब हाई है. ठीक है, और उसके बाद जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जो हम ब्लैक से डिनोट कर रहे हैं वो लो होना चाहिए. तो हाँ, हम क्लियरली देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लो है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो भी बहुत हाई होना चाहिए. राइट, so if you look at all the given diagrams, all the graphs, the first one makes the most sense, so option number 1 becomes the correct answer here. I hope this is clear to everybody. Let's move on to the next question. The next question is question number 1. Question number 1 बोलता है oxidative breakdown of respiratory substrates with the help of oxygen is called as A, fermentation, B, anaerobic respiration, C, RQ is respiratory quotient, and D is aerobic respiration. What do you think बच्चे? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स देखो, सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, बट फैट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ले लो, जैसे कि आप ले लो ग्लूकोज ले लो, C6H12O6 का जब आप ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करें यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है? CO2 plus H2O plus ATP gets generated, right? You can balance out the equation for yourself. ठीक है, I'm not balancing it out here. ठीक है, but ये देखो respiratory substrate का टूटना in the presence of oxygen, right? This is referred to as aerobic respiration. This is referred to as aerobic respiration. So option number D becomes the correct answer here. I hope this is clear to everybody. Now let's move on to the next question, and the next question is question number 2, and here's what it says. Question number 2 बोलता है severe acute respiratory syndrome SARS 2004. This was asked in 2004. A is caused by a variant of pneumococcus pneumoniae. B is caused by a variant of the common cold virus coronavirus. C is an acute form of asthma, or is it option number D affects non-vegetarians much faster than the vegetarians? तो अच्छा, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बताया SARS. ठीक है, ये नाम कहीं ना कहीं आप लोग को सुना नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लगा कहीं सुना हुआ है? ऑफकोर्स सुन रखा है, SARS-CoV-2. दिस इज द कोरोना वायरस. ठीक है, बट हम SARS-CoV-2 की बात नहीं कर रहे, हम SARS-CoV-1 की बात करें. राइट, बेसिकली द SARS, राइट. एक्चुअली SARS स्टैंड्स फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ये जो है इट्स एक्चुअली कॉज्ड बाय अ वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस. राइट, एक देखो मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊँ इट्स कॉल्ड बाय अ वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस. तो अब देखो कोरोना वायरस जो है ना वो एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरसेस की. कोरोना वायरस एक सिंगल वायरस नहीं, एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरसेस की. ठीक है, उसमें अलग अलग वेरिएंट होते हैं. जैसे अभी जो हमारे पास वेरिएंट आया था कोविड-19 में, वो कौन सा वेरिएंट था? कैन यू टेल मी कौन सा वेरिएंट था? सो बेसिकली बच्चे देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना SARS की SARS, इट्स एक्चुअली कॉज बाय अ वेरिएंट ऑफ द कॉमन कोल्ड वायरस. ठीक है, एक वेरिएंट होता है कॉमन कोल्ड वायरस यानी कोरोना वायरस का एक वेरिएंट होता है. कौन सा वेरिएंट है वो? एक्चुअली में दैट इज SARS-1. ठीक है, SARS-1 बेसिकली, राइट, SARS-CoV-1 या SARS-1 है. ठीक है, और जो ये तो है जो एक्चुअली में ये SARS कॉज करता है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम.
ठीक है। और जो एक्चुअली में अभी जो आया था 2019 में कोविड-19 में, दैट वाज, उसका कौन सा वेरिएंट आया था, उसका वेरिएंट सेकंड वेरिएंट आया था SARS-CoV-2, राइट। दिस वाज एक्चुअली रेफर्ड एज द कोविड-19 वायरस, राइट। कोविड-19 में ये वाला SARS-CoV-2 वेरिएंट आया था बेसिकली, ठीक है। सो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय अ वेरिएंट ऑफ न्यूमोकोकस निमोनिया। नो, इट्स नॉट कॉज्ड बाय अ वेरिएंट ऑफ न्यूमोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे ही हमारा क्लियरली एलिमिनेट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 2 की, ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि ऑप्शन नंबर 2 कहता है, 1 सेकेंड, 1 मिनट यार, 1 मिनट। ऑलराइट बच्चों, अगर मैं पहले ऑप्शन की अब बात करूँ तो पहला ऑप्शन क्यों इसका करेक्ट आंसर नहीं है, देखो, बिकॉज देखो इज कॉज बाय वेरिएंट ऑफ न्यूमोकोकस निमोनिया। एक्चुअली बच्चे जो न्यूमोकोकस निमोनिया होता है, नाउ रेफर टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये एक्चुअली में एक बैक्टीरियम होता है। और ये कौन सी डिसीज करता है, इट कॉजेज बैक्टीरियल निमोनिया। एक वायरल निमोनिया भी होता है, इट इज़ नॉट कॉज दिस SARS, वायरल इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, बैक्टीरियल निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। SARS इज एन एक्यूट फॉर्म ऑफ एस्थमा। नो, इट्स नॉट। एस्थमा एक्चुअली में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, इट्स बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी टू सर्टेन सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, दिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, राइट। तो इट्स नॉट एस्थमा ऑल्सो। इट अफेक्ट्स नॉन वेजिटेरियंस मच फास्टर देन द वेजिटेरियन। अब बच्चा अगर इसको ध्यान से समझे तो ऐसा कोई भी ऐसे कहीं कहीं लिख नहीं रखा है, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है हमारे पास जो ये बताए कि जो डाइटरी चॉइसेस होती हैं, लाइक बीइंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, can actually affect or can affect or impact the transmission of SARS, right? So I hope this is clear to everybody. इतना सबको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ कैपिलरी इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द रीजन लेबल्ड X represents part of A glomerulus, B alveolus, C alveolus, D liver. What do you think बच्चे? द डायग्राम गिवन बिलो, जो डायग्राम नीचे बच्चे दे रखा है वो हमें क्या दिखा रहा है, कैपिलरी का पार्ट दिखाता है। इट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ कैपिलरी इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये जो रीजन जिसको हमने एक्स से लेबल कर रखा है, ये क्या दिखा रहा है, जो रीजन हमने एक्स से लेबल कर रखा है, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो, इफ आई को जूम इट इन फॉर यू, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो इधर, ये जो बेसिकली सेल्स में आ रहा है, बेसिकली ब्लड में आ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ रहा है, और यहाँ से जो CO2 है वो इस स्पेस में बाहर रिलीज हो जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक दिस स्पेस इज, दिस इज एक्चुअली द एल्वियोलाई। व्हाट इज इट, इट इज एल्वियोलाई। जहाँ एल्वियोलाई से बेसिकली हाई पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वेलकम करते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं आउटसाइड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो ऑप्शन नंबर 2, मतलब B, एल्वियोलस बिकम्स द करेक्ट आंसर। Alright, now let's get started with question number 4. Question number 4 बोलता है in humans, the concentration of carbon dioxide in the plasma A causes increased production of hydrochloric acid, B regulates gastric acid production by forming carbonic acid, C regulates breathing rate by its effect on the medulla, or D causes inflammation of tissues of the bronchial tubes. What do you think बच्चा? What do you think is the correct answer here? अब देखो बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से सोचो तो देखो हमने क्या पढ़ा है, जब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म्स में ट्रैवल करता है। 7% डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, 20 से 25% जो है बेसिकली HbCO2 के फॉर्म में, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस के फॉर्म में। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बेसिकली RBCs में एंटर करता है, तो वहाँ पे RBCs में एंटर करके पानी के साथ कंबाइन करके एक्चुअली में क्या बनाता है, कंबाइंस विद वाटर एंड फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। दिस कार्बोनिक एसिड देन डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन तो बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हो जाता है। अब जब ये डिसोसिएशन होता है ना, तो जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ही ज़्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, राइट। इंक्रीज इन CO2 विल लीड टू इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन एंड दैट विल लोअर द pH ऑफ द ब्लड। अब देखो जितना ज़्यादा H+ आयन होंगे, जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक नेचर जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, नहीं ब्लड का जो pH है वो काफ़ी लो हो जाएगा। और जो लो pH है, ठीक है, बॉडी में हर चीज़ का एक फिक्स, ठीक है, जहाँ पे भी वाटर आयनिक pH रेगुलेशन वगैरह के लिए हमारी बॉडी में पूरे मैकेनिज्म है टू इंश्योर दैट इट डज नॉट हैपन एनीमोर, ठीक है। तो ब्लड का pH काफ़ी लो हो जाएगा। तो अब हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में हमें पता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट के हमने बताया भी था शायद जब हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो याद है बच्चों, हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम से की मदद से रेगुलेशन होता है, हमारा केमिकल रेगुलेशन होता है। केमिकल रेगुलेशन में बेसिकली हमारे पास होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। अब बच्चे जो ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला रीजन, राइट। अभी जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होती है, कीमो रिसेप्टर्स, दीज आर बेसिकली आई वुड से दीज आर बेसिकली
structures which are very very sensitive to concentration of certain chemicals. तो जो central chemoreceptors होते हैं, ठीक है, they are highly sensitive to changes in the concentration of hydrogen ions and CO2 in the cerebrospinal fluid, because of course ये medulla oblongata में present है. Medulla oblongata is a part of the brain, right, part of the hind brain. अब brain में कौन सा fluid circulate कर रहा है? brain में blood तो circulate कर नहीं रहा, ठीक है, brain में cerebrospinal fluid है, right. of course वो बना filtration of blood चाहिए, ठीक है, तो अगर blood में hydrogen ions और CO2 की concentration ज़्यादा होगी, so that will reflect in the cerebrospinal fluid. So these central chemoreceptors, they basically detect changes in the concentration of hydrogen ions and CO2 in the cerebrospinal fluid. अब जैसे जैसे पता चलता है कि CO2 के levels increase हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा CO2 हो रहा है, ठीक है, तो यानी ज़्यादा hydrogen ions होंगे, which means the blood is becoming more acidic. तो जो chemoreceptors होते हैं ना बच्चे, medulla region में, they detect this change. अब यहाँ से जो chemoreceptors हैं, ठीक है, यहाँ से ये actually में signal भेजते हैं respiratory rhythm center को, of course, कि control करो. अब respiratory rhythm center से nerve impulses जाती हैं to the diaphragm and the intercostal muscles, right. diaphragm और intercostal muscles पे message जाता है कि अब increase the rate of respiration, और जल्दी रेस्पायर करो ना, और जल्दी रेस्पायर करो. इफ यू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी और जल्दी ऑक्सीजन इनटेक करो, ठीक है, क्योंकि बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ रहा है. नाउ टू बैलेंस दैट यू हैव टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. जितनी जल्दी ऑक्सीजन को इनहेल करो और जल्दी CO2 को बॉडी से रिमूव करो. सो दिस इज हाउ द होल मैकेनिज्म वर्क. तो ह्यूमन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है इन द प्लाज्मा, दैट रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट by its effect on the medulla, ठीक है, नर्वस रेगुलेशन में दे रखा है, ठीक है. सो यू कैन सी दिस वाज इन 2009 एम्स के एग्जाम में, ठीक है. We move on to the next question, question number 5. Question number 5 बच्चे बोलता है, question number 5 बोलता है which of the following match is correct. Now this was asked in 2011, ठीक है, 2011 में. A. emphysema, reduction of surface area of alveoli and bronchi. B. pneumonia, occupational disease with asbestos. C. silicosis, inflammation of the alveoli. D. asthma, excessive secretion of bronchial mucus. What do you think बच्चे? Which of the following match is correct? अब देखो इसमें correct answer, I really hope you are able to deduce the correct answer. The correct answer actually is option number 1. Option number 1 is the correct answer, and I hope all of you are able to answer it. But अगर नहीं आया समझ में तो which is why exactly I'm here. देखो अब क्या होता है ना, यूजुअली हम सबको पता है एम्फाइसीमा के केस में, हम नॉट गोइंग इनटू द एब्सोल्यूट डिटेल, पर एम्फाइसीमा में हमें पता है कि एम्फाइसीमा का एग्जैक्ट मतलब होता है, लिटरल ट्रांसलेशन है फुल ऑफ एयर. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो एल्वेलाई होती है ना, उनकी वॉल्स, मतलब उनका जो इलास्टिसिटी है ना वो लूज हो जाती है. जो इलास्टिन प्रोटीन है ना, इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है, वो इलास्टिन प्रोटीन खत्म हो जाता है, तो इनकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है. और वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ एम्फाइसीमा होता है एक तो सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एम्फाइसीमा, ठीक है. दैट कॉजेज जो उसमें जो इरिटेंट्स होते हैं, उसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब सिगरेट स्मोक में, ठीक है, वो एक्चुअली क्या करते हैं, दे ब्रेक दिस इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है. तो जो एल्वेलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं. तो क्या होता है, डैमेज होने से जो सर्फेस एरिया है बहुत कम हो जाता है. दैट रिड्यूसेस द सर्फेस एरिया ऑफ द एल्वेलाई सिग्निफिकेंटली. और फिर क्या होता है, जो प्रॉपर गैस एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता. तो एल्वेलाई में कहीं ना कहीं जो एयर है वो भरी हुई रह जाती है, इसलिए ऐसा लगता है कि लंग्स में जो एयर है भरी हुई है, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट एम्फाइसीमा इज. तो ये तो एकदम करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अगर मैं बात करूँ निमोनिया की, निमोनिया ऑक्यूपेशनल डिसीज विद एस्बेस्टोस, दिस इज रॉन्ग, राइट. अब निमोनिया एक्चुअली में एक वायरल इन्फेक्शन हो, मतलब इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है. तो बैक्टीरियल यूजुअली अगर स्ट्रेप्टोकोकस कर रहा है तो इट्स बैक्टीरियल, अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कर रहा है तो देन इट इज वायरल, ठीक है. तो एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाता है बेसिकली, ठीक है. दैट्स निमोनिया. ऑक्यूपेशनल डिसीज विद एस्बेस्टोस इज रेफर्ड टू एज एस्बेस्टोसिस, ठीक है, नॉट निमोनिया. तो ये तो गलत हो गया. सिलिकोसिस इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेलाई है, नहीं. सिलिकोसिस इनफैक्ट एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है, इट्स एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होता है, व्हेन यू इनहेल अ लॉट ऑफ सिलिका डस्ट, ठीक है. जब आप एक ऐसी स्टोन ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, वेयर देयर इज लॉट ऑफ सिलिका present in the air, you tend to inhale it, and that will lead to what? That will lead to fibrosis in the upper lungs. ऊपर वाला जो हिस्सा है ना लंग्स का, अपर लंग्स में क्या होता है, फाइब्रोसिस होती है. फाइब्रोसिस क्या होता है, प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज बनने लग जाते हैं, ठीक है, फाइबर डिपोजिशन होने लग जाती है, ठीक है. दैट इज सिलिकोसिस. तो ये भी इसका इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है. एजमा की बात करें, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस. एजमा एक्चुअली में ये नहीं होता, ठीक है. ऑफ कोर्स म्यूकस प्रेजेंट हो सकता है, बट दैट्स नॉट अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. एजमा में बेसिकली क्या होता है, यूजुअली देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल. जो आपकी ब्रोंका और ब्रोंक्यूल होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, और जो उनका जो एयरवेज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये थी इन्फ्लेमेशन हो गई, सूज गए हैं, तो जो उनका बेसिकली डायमीटर है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है. सो देयर इज नैरोइंग ऑफ एयरवेज. तो प्रॉपर एयर को अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है. देयर इज नैरोइंग ऑफ एयरवेज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स. और उसकी वजह से और फिर कहते हैं कभी कभी एक ऐसे एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट
स्टेट्स में रह जाते हैं, there's prolonged contractions in the bronchi and bronchioles, there's inflammation, ठीक है, and that leads to that wheezing sound also, ठीक है. So ये भी correct explanation है नहीं. So I hope you understood this, ठीक है. Next है question number 6. Question number 6 is also very very interesting. Question number 6 बोलता है much developed larynx of human male is called as A. Aristotle's lantern, B. syrinx, C. Adam's apple, और D. Muller's organ. What do you think बच्चे? जो मच डेवलप लैरिंग्स है, अब देखो ह्यूमन मेल्स में आपको दिखेगा एक प्रोमिनेंस ऑफ द लैरिंग्स दिखती है आपको, ठीक है. जो लैरिंग्स होता है उनका जो वॉइस बॉक्स होता है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा प्रोट्रूडेड दिखता है सामने से आपको एक प्रोजेक्शन से. शाहरुख खान इज वन एग्जाम्पल दैट आई कैन कोट. ही हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लैरिंग्स, राइट. उनका आप नेक रीजन देखोगे तो नेक रीजन पे एक बम्प दिखेगा, एक स्वेलिंग दिखती है आपको. दिस इज रेफर टू एज द लैरिंग्स, राइट, द प्रोट्रूडेड लैरिंग्स, ठीक है. सो ये एक्चुअली क्यों बनता है? दिस इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय, देखो हम सबको पता है लैरिंग, अगर मैं प्रिसिजन ऑफ कॉन्सेप्ट बताऊँ तो लैरिंग्स हम सबको पता है मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस, राइट. कार्टिलेजेस से बना हुआ है जिसमें से एक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस भी होता है, ठीक है, जो विच कवर्स द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया ग्लॉटिस, ठीक है. ऐसे एक उसका जो मेन एक सामने की तरफ जो कार्टिलेज होता है ना वो थायराइड कार्टिलेज होता है. सो बेसिकली जो थायराइड कार्टिलेज होता है ना, दिस एक्चुअली टिल्ट्स फॉरवर्ड थोड़ा सा, इट स्वेल्स अप और थोड़ा सा अब आगे की तरफ टिल्ट कर जाता है इन द केस ऑफ मेल्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन. तो प्यूबर्टी के टाइम में ये जो लैरिंग्स होता है इन मेल्स इट ग्रोज लार्जर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. और ये लैरिंग साइज में बड़ा हो जाता है और जो उसका एक कार्टिलेज है थायराइड ये थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट कर जाता है. तो एक ऐसे बहुत आपको एक बम्प, एक प्रोट्रूजन दिखता है इन द नेक, ठीक है. एंड दिस लैरिंजियल प्रोमिनेंस दिस इज रेफर टू एज एडम्स एप्पल. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है. अब अगर मैं बात करूँ एरिस्टोटल्स लैंटन की, ऑल्दो नॉट इन सिलेबस, एरिस्टोटल्स लैंटन एक ह्यूमन स्ट्रक्चर नहीं है. इट इज अ च्यूइंग स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन सी अर्चिन्स, ठीक है. एक च्यूइंग स्ट्रक्चर है जो किस में पाया जाता है बच्चे? एक च्यूइंग स्ट्रक्चर है जो सी अर्चिन्स में आपको देखने को जरूर मिलता है. साइरिंग्स की अगर मैं बात करूँ, साइरिंग्स एक्चुअली में जैसे हमारे में हमारा वोकल ऑर्गन बेसिकली वॉइस बॉक्स हमारा लैरिंग्स है, ऐसी बर्ड्स में द वोकल ऑर्गन ऑफ बर्ड्स इज रेफर टू एज साइरिंग्स, ठीक है, विच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ट्रेकिया, ठीक है. द ह्यूमंस यूज लैरिंग्स व्हाइल बर्ड्स यूज साइरिंग्स, ठीक है. मुलर्स ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ, दिस रेफर्स, मतलब ये ना एक्चुअली में इट्स वेरी सिम, इट्स नॉट इट्स नॉट अ टर्म फॉर ह्यूमन लैरिंग्स. मतलब ये ह्यूमन लैरिंग्स नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर. आई गेस ये एक सेंसरी ऑर्गन होता है, कुछ इन्वर्टेब्रेट्स में दिखता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ये एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो कुछ इन्वर्टेब्रेट्स में पाया जाता है, राइट. ओ आई होप दैट मेड सेंस, ठीक है. अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन ब्लड विल लोअर pH बिकॉज CO2 combines with dash and with the rate of reaction increased by enzyme dash, ठीक है. A, okay, now you have to tell me the correct answer. So presence of CO2 जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, कार्बनिक एनहाइड्रेज वगैरह सबको दे रखा है. देखो अब मुझे बताओ, CO2 जो है ब्लड में वो ब्लड का pH को लोअर डाउन कर देता है, ब्लड का pH कम हो जाता है. अभी हमने डिस्कस किया था क्यों, क्योंकि CO2 जो है वो कंबाइन करता है वाटर के साथ और क्या बना देता है? इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. और ये कार्बोनिक एसिड जो होता है वो डिसोसिएट कर जाता है इनटू H+ आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयन. तो ये H+ आयंस जो होते हैं, H+ आयंस में प्रेजेंट ज़्यादा होंगे, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, जहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट होगा जो pH है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो प्रेजेंस ऑफ CO2 इन ब्लड विल लोअर द pH बिकॉज CO2 जो है वो कंबाइन कर जाता है वाटर के साथ. तो ये तो गलत हो गया, ठीक है. और विद द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय द एंजाइम, तो इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस. ओनली बाइकार्बोनेट आयंस नहीं, ओनली हाइड्रोजन आयंस नहीं, ठीक है. तो ये सारे गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ए ही बचा, ठीक है. इट कंबाइंस विद बाइकार्बोनेट टू फॉर्म, इट कंबाइंस विद कार्बोनिक एसिड, मतलब कार्बोनिक एसिड बेसिकली बनता है एंड इट डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस. और जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये किसकी मदद से इंक्रीज होता है? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. सो ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 1 becomes the correct answer, ठीक है. Let's move on to the next question. The next question is question number 8. Interesting again. This was asked in 2016 एम्स में. ऑफ कोर्स ये सारे एम्स के क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी सारे एम्स के काफ़ी सारे बहुत अच्छे मॉड्यूल से शॉर्ट लिस्ट किए हुए, कुछ सेल्फ क्यूरेट किए हुए. तो आई रियली होप यू आर एंजॉइंग द व्हेन आई से इट्स एन एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस, इट इज़ एन एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई मीन इट, ठीक है. एंड यू कैन से इट फॉर योरसेल्फ. आप क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करो, तो ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल लिबरेट्स ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज इन टिश्यू ए ऑक्सीजन concentration is high and CO2 is low, B oxygen concentration is low and CO2 is high, C oxygen tension is high and CO2 tension is low, और D oxygen tension is low and CO2 tension is high. What do you think बच्चे, इसमें से क्या करेक्ट आंसर है? I would want all of you to answer that, ठीक है. अब मुझे सब बताइए कि exactly what exactly is the reason and how does it work. देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के दौरान जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है टिश्यू लेवल पे वो रिलीज करता है ऑक्सीजन सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है. क्यों? क्योंकि टिश्यू में ऐसी क्या सिनारियो है. अब पता बच्चों को क्या लगेगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई, मतलब नहीं, टिश्यूज में बच्चों को लगेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लो होती है और CO2 कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, और यहीं पे आपका मार्क्स हो जाएगा गलत.
कॉन्सेंट्रेशन नहीं था. व्हाट वाज द एग्जैक्ट टर्म? इट वाज पार्शियल प्रेशर. ठीक है, टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो लो होता है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है दैट इज यूजुअली हाई. ठीक है, अब देखो याद रखना, व्हेन द अब यहाँ पे टेंशन के लिए भी ये यहाँ पे वर्ड्स टेंशन भी मेंशन किया रहा है दैट. तो जब क्वेश्चन बोलता है ना टेंशन, ऑक्सीजन टेंशन, इट इज टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट. यूजुअली बायोलॉजी में मतलब स्पेशली यहाँ पे गैस एक्सचेंज को लेके टेंशन और प्रेशर, ठीक है, टेंशन और प्रेशर कैन बी यूज इंटरचेंजेबली हम यूज कर लेते हैं. कॉन्सेंट्रेशन इज अ डिफरेंट टर्म ऑल टुगेदर. ठीक है, सो याद रखना जब क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन टेंशन, इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन द क्वेश्चन रेफर्स टू CO2 टेंशन, ठीक है, CO2 की टेंशन की जब वो बात कर रहा है, CO2 टेंशन मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. नाउ यू आंसर दिस. ठीक है, गैस हमेशा मूव करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेंशन यानी हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो टेंशन यानी लो पार्शियल प्रेशर. ठीक है, वायर डिफ्यूजन. तो टिश्यूज में क्या ऐसा होता है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन में मदद करता है कि ऑक्सीजन की जो टेंशन होती है वो लो होती है, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है, CO2 की जो टेंशन है CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होता है. सो ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर. ऑप्शन नंबर डी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड डैश. दिस वाज आस्क्ड इन 2018 अगेन 26 में को एग्जाम कंडक्ट हुआ था. ए परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सी हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन और डी RBC पर MM³ ऑफ ब्लड. ठीक है, सो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम प्लॉट करते हैं, राइट, हमने उसमें भी देखा है अपने उसमें NCERT में एक ऐसा करके कर्व प्लॉट होता है ना, एक सिग्मोइड ऐसे कर्व प्लॉट होता है. ठीक है, तो उसमें हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हम एक तरफ प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और किसके बीच में कर्व प्लॉट किया जाता है, और दूसरा होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कि कितने पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन की कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है ऑक्सीजन से. ठीक है, सो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है रेसिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन. रेसिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन अगेन 2018 में पूछा गया था. ए एल्वेलाई, बी ब्रोंकस, सी नॉस्ट्रिल्स, डी ट्रेकिया. अब रेसिडुअल एयर से मेरा क्या मतलब है बच्चा? रेसिडुअल एयर से मेरा मतलब है रेसिडुअल वॉल्यूम. यहाँ पे रेसिडुअल एयर से मतलब है रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. तो जब आप फोर्सफुली एक्सहेल भी कर लेते हो तो कुछ एयर तो हमेशा लंग्स में रह जाती है जो लंग्स को प्रिवेंट करती है फ्रॉम कोलैप्सिंग. एंड दिस वॉल्यूम ऑफ एयर दैट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स, दिस इज रेफर्ड टू एज रेसिडुअल वॉल्यूम. और ये रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट कहाँ होती है? आपके एल्वेलाई में. It's actually present in the alveoli. तो alveoli को collapse नहीं होने देती. It prevents it from collapsing. I hope this is clear to everybody. Let's move on to these assertion reasons, and all of them were asked in AIMS exam, of course. Of AIMS के ही mostly PYQs हैं, and trust me, you're gonna love them. Which is why I personally love AIMS. But it's not because, of course, everybody loves AIMS, who doesn't? But I literally love the quality of the question that they curate. It literally compels you to think. You have no other choice but to think, and which is why they are. Which is what sets them apart, right, from all the other institutes. Now, coming back to the topic, okay. Question number 11 bolta assertion, many visitors to the hills suffer from skin and respiratory allergic problems. Reason hai, conifer trees produce a large quantity of wind-borne pollen grains, once again. Okay, now coming back to the topic, question number 11 बोलता है assertion है many visitors to the hills suffer from skin and respiratory allergical problems. Reason है conifer trees produce a large quantity of wind-borne pollen grains. Now you have to tell me what exact. ठीक है, तो एक एक करके पहले दोनों को analyze करते हैं. Let's do it together. Assertion बोलता है कि कई सारे visitors जब hilly regions में जाते हैं तो उन्हें कई सारी skin और respiratory allergic problems होती हैं. That's true. That's true. This is true, right? Usually, when people travel from the plain regions to the hilly regions, हम कई सारी allergic, conditions को experience करते हैं. hay fever experience करते हैं. hay fever, हम सबको होता है hay fever because of the release of pollen grains, lot of pollen grains. ठीक है, allergic rhinitis, suddenly, we start sneezing and wheezing. We suddenly start sneezing for no reason, right? Sneezing करने लगते हैं, आंखों में से, skin में से जलन मचने लगती है. Suddenly there's itchy eyes, there's rashes. ठीक है, so हम of course, और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है. ठीक है, सांस लेने में ऊपर सांस फूलती है, सांस नहीं ली जाती, सांस लेने में दिक्कत होती है. ठीक है, तो assertion तो ये बिल्कुल ठीक है. रीजन की अगर हम बात करें, रीजन है conifer trees produce a large quantity of wind-borne pollen grains. अब देखो, try and connect the dots. ठीक है, ये एक्चुअली में रिलेटेड है प्लांट किंगडम से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट किंगडम, नॉट मेनली प्लांट किंगडम से. देखो, सबको पता है कॉनिफर्स क्या होता है. कॉनिफर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, और हमें पता है जिम्नोस्पर्म्स कहाँ प्रेजेंट होता है? हाई एल्टीट्यूड रीजन में, ज़ेरोफिटिक रीजन या ना हाई एल्टीट्यूड में, ऊंचे पहाड़ों पे. यूजुअली हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में आपको जिम्नोस्पर्म्स मिलते हैं. हाई एल्टीट्यूड रीजन होते हैं दे आर डेंसली पॉपुलेटेड विद जिम्नोस्पर्म्स, जिसकी पाइन ट्रीज आपको मिलेंगे, कॉनिफर्स मिलेंगे, साइकस मिलेंगे.
सारे जिम्नोस्पर्म्स प्रेजेंट होता है। अब देखो, हम सबको पता है जिम्नोस्पर्म्स में जो मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है दैट्स मेनली एनीमोफिली, राइट। एनीमोफिली इज द विंड, बेसिकली विंड पॉलिनेशन होती है जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। सिर्फ विंड पॉलिनेशन मोस्टली हमें देखने को मिलती है। सो दीज ट्रीज रिलाई एंटायरली ऑन एनीमोफिली, ठीक है। और बिकॉज ये विंड पॉलिनेशन कराता है तो दे रिलीज मैसिव अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन द एयर, राइट। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स एयर में रिलीज होते हैं, एंड दीज पॉलन ग्रेन्स माइट कॉज एलर्जी, एंड दे आर वन ऑफ द फैक्टर्स वाई वी टेंड टू स्नीज, और कई सारी हमें एलर्जिक रिएक्शन से एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह, नाक में तो छींकें आने लगती हैं, स्किन इरिटेशन होने लगती है, आईज में इचिंग होने लगती है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बट इज इट लाइक वन ऑफ द की रीजंस? नहीं यार, दिस इज नॉट। तो ये रीजन भी ठीक है, पर क्या मैं बोलूँगी रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नो, इट्स नॉट। एंड व्हाई डू आई से सो? देखो, ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द रीजंस, वी डू अग्री कि हाँ ऐसा होता है, बट इट इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस, लाइक इट इज़ इन द ओनली रीजन विजिटर्स सफर। जब हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, द रेस्पिरेटरी इशूज दैट वी फेस एट हाई ऑल्टीट्यूड, दे आर लाइक हेविली एंड टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, ऊपर जो एयर होती है वो काफ़ी थिन होती है, विच बेसिकली मीन्स पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का काफ़ी लो होता है, ठीक है। और इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो रेस्पिरेटरी इशूज मेनली होते हैं हिली रीजन में, बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का काफ़ी लो होता है, ठीक है। सो वाइल दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, बट दिस इज नॉट वन ऑफ द डोमिनेटिंग फैक्टर्स, राइट। तो अपनी अपनी जगह असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट रियली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, एंड नाउ यू नो वाई। सो both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option number B becomes the correct answer here. I hope this is crystal clear to everybody. Let's move on to the next question. Next question is question number 12. Oh, very interesting. I love this one as well. Okay. The question says, assertion says, severe acute respiratory syndrome SARS is originated in China. The reason is China is the most populated country of the world. How are the two related? Okay, but let's discuss each of them. ठीक है, सबसे पहले assertion को analyze करते हैं. Severe acute respiratory syndrome SARS. Severe acute respiratory syndrome की बच्चे अगर मैं बात करूँ, SARS की अगर मैं बात करूँ, it originated in China. ये चाइना में originate हुआ था. ये जो severe acute respiratory syndrome है, this originated in China. Well, that's true, right? The first cases of SARS, ठीक है, COV, ये जब 2003 में पहली बार हुआ था, ये सबसे पहले चाइना में ही आया था। दिस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS, दिस बेसिकली ओरिजिनेटेड इन चाइना। इसका आउटब्रेक पहली बार चाइना में ही हुआ था, लेट 2002 यानी 2002-2003 के टाइम में, ठीक है, ठीक है। तो चाइना में ही हुआ था, so this is absolutely correct. रीज़न है चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. नाउ सम ऑफ यू माइट आर्ग्यू या, बट एक बात अगर मैं बता दूँ तो आई फॉरगॉट टू ऐड द ईयर इन विच दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. दिस इज फ्रॉम 2003 बच्चे. ये जो क्वेश्चन है ना 2003 में पूछा गया था. दिस वाज आस्क्ड इन 2003, सो यू कैन ऐड दैट डिटेल. अब अगर हम बात करें अभी, ऑफ कोर्स हमें पता है अगर हम लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जाएं तो रिसेंटली इंडिया हैज सरपास्ड चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट. टुडे वी नो इट्स अ ज्योग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक फैक्ट कि इंडिया जो है is the most populous country in the world, but this question was asked back in 2003. तब चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड थी, तो चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड थी बैक देन, या थी, ठीक है. तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? तो इसके लिए बस एक सिंपल लॉजिक है. Either you see a because fitting here, या एक because, just add a because here, ठीक है, कि severe acute respiratory syndrome originated in China because China most populated country. क्या इसलिए ये वायरस वहाँ मतलब आया था, या फिर इसलिए बीमारी वहाँ फैली थी क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है. सो लाइक तो द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज, डिड SARS ओरिजिनेट इन चाइना बिकॉज इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री? नहीं यार, ये थोड़ी रीज़न है क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा लोग थे इसलिए वो वायरस वहाँ आया और वहाँ पे ये बीमारी फैली. नहीं यार, ठीक है. सो अपने अपनी जगह असर्शन और रीज़न दोनों ठीक है, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन एट ऑल, ठीक है. सो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, एंड नाउ यू नो व्हाई. अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इंटरेस्टिंग अगेन, सो लेट्स डिस्कस इट.